नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर यह वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। यूपी में जैसे जैसे चुनावी तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी बयानबाजी बढ़ती जा रही है। बटेंगे तो कटेंगे नारे से सियासी विस्तार लेने की कोशिश की गई, तो उससे भी ज्यादा आक्रामक होकर चुनावी मैदान में अब अखिलेश यादव उतर आए हैं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी, जिसमें बीजेपी के नारे को नकारात्मक, निराशा और नाकामी का प्रतीक बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस नारे से साबित होता है कि बीजेपी के गिनती के जो 10% मतदाता बचे हैं, वो भी खिसकने की कगार पर हैं। इसीलिए उनको डराकर एकजुट करने की कोशिश में बीजेपी जुटी हुई है, लेकिन इसमें उसको कामयाबी नहीं मिलेगी। अखिलेश यादव वार कर रहे हैं तो केशव प्रसाद मौर्य उन पर पलटवार करते हुए कहते हैं कि एसपी का पीडीए एक छलावा है और इसका असल मतलब परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है। केशव प्रसाद मौर्य ने आज एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में हालांकि योगी के बटेंगे तो कटेंगे के बयान से किनारा किया और कहा कि यह बीजेपी का नारा नहीं है। बीजेपी का नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। दोनों तरफ से वार पलटवार का दौर जारी है, लेकिन नारे की सियासत ने उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को बेहद दिलचस्प बना दिया है। सवाल यह है कि नारे की राजनीति से मिलेंगे वोट, बटेंगे तो कटेंगे या जुड़ेंगे तो जीतेंगे की चर्चा उत्तर प्रदेश के कोने कोने में इस वक्त हो रही है। इसी मुद्दे को लेकर आज के महादंगल में बड़ी चर्चा होगी, बड़ी बहस होगी, लेकिन उसके पहले उत्तर प्रदेश की गर्माती हुई सियासत पर यह रिपोर्ट देखिए। सोशल मीडिया पर किए गए इस पोस्ट की गूंज इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में सुनाई दे रही है। योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर अखिलेश यादव के लंबे चौड़े पोस्ट का शीर्षक देखिए। वैसे अखिलेश यादव ने एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में ही सीएम योगी के नारे के खिलाफ अपने इरादों की स्क्रिप्ट पेश कर दी थी। अखिलेश ने एबीपी न्यूज की पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिखा था, नारे हमेशा सकारात्मक होने चाहिए। हम तो कहेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। पीडीए जुड़ भी रहा है और जीत भी रहा है। पीडीए की एकता को लेकर के ये घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, इसी की वजह से ऐसा नारा दे रहे हैं। पीडीए जुड़ेगा और जीतेगा, और वो शुरुआत हो चुकी है। इसके बाद लखनऊ में जुड़ेंगे तो जीतेंगे वाले पोस्टर लगाए जाने लगे और अब अखिलेश यादव के यूपी उपचुनाव में किए गए इस नए पोस्टर बोर्ड ने नई गर्मी ला दी है। बीजेपी के लोग चुनाव से पहले नफरत फैलाने का हर चुनाव से पहले काम किए हैं। इस उपचुनाव में भी उन्हें पता है कि ऐतिहासिक हार होने जा रही उनकी, लेकिन उत्तर प्रदेश का जनमानस अब बीजेपी के झांसे में आने वाला नहीं है। अखिलेश और समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर लगातार बीजेपी का घेराव कर रही हैं, तो चुनावी बिसात में बीजेपी की ओर से पलटवार में देरी नहीं की गई। समाजवादी पार्टी के लोग वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे लफंगों को पुष्पित पल्लवित करते रहते हैं। इनकी कथनी और करनी को प्रदेश जनता अच्छी तरह समझ चुकी है। लोकसभा के चुनाव में जो उन्होंने निगेटिव नैरेटिव सेट करने का असफल प्रयास किया था, जनता उन्हें समझ चुकी है। अब जनता इनकी दाल नहीं गलने देगी। वैसे इस नारे पर बीजेपी में भी आपसी खींचतान शुरू हो गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे बीजेपी का नारा नहीं, बल्कि सिर्फ भाषण का एक हिस्सा है। खैर, बटेंगे तो कटेंगे वाला योगी का बयान यूपी से शुरू होकर हरियाणा, महाराष्ट्र होते हुए वापस यूपी लौट आया है। केशव प्रसाद मौर्य भले इस नारे से किनारा करें, लेकिन बीजेपी की नजर बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान के बूते हिंदू वोट एकजुट रखने की है, जिस पर अखिलेश ने लोकसभा चुनाव में सेंधमारी की थी। अब अखिलेश यादव की ये आक्रामक रणनीति क्या उपचुनाव में बड़ा फैक्टर बनेगी, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। नारों की भरमार किसकी लगेगी नैया पार, इसी सवाल को लेकर महादंगल में बड़ी चर्चा होगी। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवम त्यागी जी स्टूडियो में हमारे साथ आ चुके हैं। अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, भी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। मलूक नागर साहब, आप महासचिव हैं आरएलडी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शिवम त्यागी जी, आपसे शुरुआत करते हुए, अखिलेश यादव ने आक्रामक होकर भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए कहा है कि नकारात्मक नारा आपकी निराशा, नाकामी का प्रतीक है, और ये जो नारा आप लगा रहे हैं, इसके जरिए जो आपका मकसद है वोटों के ध्रुवीकरण का, इसमें कभी भी बीजेपी कामयाब नहीं होगी।
क्या है जवाब? अखिलेश यादव जी डरे हुए हैं। अखिलेश यादव जी को लगता है कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, तो ये कहीं ना कहीं अगर एक हो गए तो बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। उनको लगता है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अगर इस तरह के नारे जनता को समझ में आने लगे तो उनकी राजनीति का क्या होगा? अगर बटेंगे तो कटेंगे, इस तरह के नारे और इस तरह की बातें अगर तर्कों के साथ जनता के बीच में जाएगी तो वो राजनीति कैसे कर पाएंगे? एक पार्टी जिसने आज तक हमेशा राजनीति ही सिर्फ और सिर्फ बांटने की हो, तोड़ने की हो, जातियों में तोड़ेंगे, जिहाद से तोड़ेंगे, इस तरह की बातें करेंगे, वो आज अगर इस तरह का नारा देते हैं जुड़ने का, तो मैं मानता हूं ये बिल्कुल फर्जी और नकली नारा है। क्योंकि अब उनको डर लगता है, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके की स्थितियां बनी हैं, जिस तरीके से इस देश का और प्रदेश का आम जनमानस इस बात को समझ रहा है कि एक रहने में ही भलाई है, जिस तरीके से सुबह से शाम तक इनके नेता अलावा जाति 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 के कुछ करते ही नहीं थे, जातियों में बांटेंगे और तभी तो समाज को काटेंगे और सत्ता की मलाई चाटेंगे, यही सब तो इनका नारा था। नारा तो ये होना चाहिए था। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से नारे दिए गए और बताया गया और कहा गया कि देश के आम जनमानस को एक रहना चाहिए, तभी हम सेफ रहेंगे, तो अब इनको डरने लगा है कि ये बटने और बांटने वाली राजनीति तो नहीं चलेगी। मुझे लगता है उसी की फ्रस्ट्रेशन में ये एक दिया गया नारा है जो सुपर फ्लॉप है, नकली है, फर्जी है और इनके आधार के साथ नहीं जाता। अनुराग भदौरे जी, आप इस पर जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि जातियों में बांटेंगे तभी तो चुनावी फसल काटेंगे, यही आप लोगों का एजेंडा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैसे खिसिया रही है। उन्हें याद ही नहीं है कि पीडीए का नारा हमने लोकसभा चुनाव के पहले दिया था और कहा था हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, समाज में जो लोग पीछे रह गए उनको आगे लाके, उनको जोड़ के सबके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, हिंदुस्तान और समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये उससे घबरा गए। फिर उन्होंने देखा कि धर्म के नाम की राजनीति भी इनकी नहीं चल रही, क्योंकि प्रभु का आशीर्वाद समाजवादी पार्टी को मिला, क्योंकि समाजवादी पार्टी प्रभु के आचरण को, उनके आदर्शों को अपनाती है। ये प्रभु राम तो कण कण में है, अंतर्यामी है, हर एक के मन की बात जानते हैं। वो बीजेपी की मन की बात जान गए कि भैया इनके मन में चोर है, ये हमारे नाम की राजनीति कर रहे हैं, इनको हमसे कोई लगाव नहीं, ना हमारे बच्चों से कोई लगाव है। इसलिए ये समाजवादी लोग हैं जो हमारी सच्ची पूजा करते हैं, हमें आशीर्वाद दिया। अब इनको लग रहा है कि इनका कोई चीज़ काम नहीं आ रही है, तो इन्होंने कहा कैसे नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल किया। कटना कौन सा शब्द होता है? ये तो हमेशा नेगेटिव, नकारात्मक शब्द माना जाता है। बटना, कटना, ये तो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव शब्द होते हैं। अब इनको इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जब आदमी के पास डर होता है ना, भय जिसको कहते हैं, हाँ। वो जब आदमी के अंदर भय होता है तो दूसरे को भी भयभीत करने के लिए भयभीत करने की कोशिश करता है, उसको भी डर दिखाने की कोशिश करता है। समाज, हिंदुस्तान न बटेगा न कटेगा, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाएगा और एक साथ हम सबको जोड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि हम जोड़ने की बात करते हैं। देखिए, आप लोग एक नारा लेकर आए, उसके बाद समाजवादी पार्टी जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा लेकर आए। वो कह रहे हैं नकारात्मक पॉलिटिक्स करने के लिए बीजेपी जाने जा रही है और उसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। अनुराग जी, फिर बाकी मेहमानों के पास। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। मैं मानता हूं कि किसी को इकट्ठे होने के लिए कहना जो है वो कहीं पर भी नकारात्मक राजनीति का हिस्सा नहीं है। भाई, मेरी तो चाची, नानी, दादी, मामा, फूफा सब मेरे परिवार वाले तो यही बताते बेटा एक रहना है, बटना नहीं है, लड़ना नहीं है, एक साथ रहना है, इकट्ठा रहना है, परिवार में इकट्ठा रहना है, समाज में रहना है, देश में रहना है। पता नहीं इनको परिवार की बात बीच में नहीं। बधाई आपको, परिवार की बात किस लिए बधाई? परिवार और परिवारवाद में फर्क है। परिवार की बात हम करते हैं, परिवारवाद की बात नहीं। बधाई। एक एक करके ठीक है, बोलिए। हाँ, तो हम परिवार की बात करते हैं, परिवारवाद की नहीं। और परिवार की जब बात करते हैं तो 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं, प्रदेश में 25 करोड़ की बात करते हैं। ये परिवार दल अलायंस की बात नहीं करते कि परिवार से बाहर निकलना ही नहीं है। खैर, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, अगर आप बटेंगे तो कटेंगे या फिर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, कहीं से भी नेगेटिव नारा नहीं है। अच्छा। और मैं ऐसा मानता हूं और ये देश ऐसा मानता है और ये समाज ऐसा मानता है कि किसी भी समाज को इकट्ठा रहना ही चाहिए। हाँ, कुछ जातिगत लोग जरूर हैं कि समाज को तोड़ने, बांटने, छाटने, पत्रकारों से अपना नाम बताओ, अपना नाम बताओ, अपना नाम। चित्रा जी, आपसे नाम ना पूछ ले, इनका कोई भरोसा नहीं है। वो लोग हैं उनको। और जहां तक इन्होंने कहा पीडीए, मैं मानता हूं कि इस देश में अखिलेश यादव इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं, दलित, अल्पसंख्यक, अपनी बारी में अनुराग जी, अपनी बारी में दो और लोग इंतजार करें, इनकी बात हो जाए, मैं आपके पास आऊंगी। अखिलेश यादव इस देश में इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो दलितों के सबसे बड़े दोषी हैं। 2012 में अखिलेश यादव पहले ऐसे मुख्यमंत्री इस देश के बने जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन में 2 लाख दलितों को, जिनको प्रमोशन मिल गई थी, आते ही सबसे पहले उनका डिमोशन कर दिया। जब सत्ता में होते हो तो सत्ता की मलाई चाटते हो, सिर्फ एक जाति और एक परिवार की बात करते हो, और जैसे ही सत्ता से बाहर गए तुरंत दलित दलित दलित। इस पर आप जवाब दे दें, उसके बाद वापस नारे पर लौटेंगे। ठीक है, जल्दी से आप जवाब दे दें। संविधान और लोकतंत्र को लेकर खतरा की कौन 2 लाख लोगों का प्रमोशन, कि समाजवादी लोग आए, 2 लाख उन्होंने बताया कि भैया कौन लोग हैं जो समाज के अंदर
प्रमोशन क्यों वापस किया था? चाहते हैं दलितों का प्रमोशन क्यों वापस किया था? कर रहे थे दलितों का प्रमोशन क्यों वापस किया था? 69,000 शिक्षक भर्ती उधर पड़े थे। करते रहेंगे, अब जवाब नहीं देंगे, जो आरक्षण अब जवाब नहीं देंगे करना चाहते हैं, ये 2 लाख दलितों को प्रमोट होने के बाद वापस कर दिया था समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने। 69,000 शिक्षक भर्ती के आपके कान में जू नहीं लग नहीं रही थी। चलेगा। आप लेटर भर्ती भी निकाल रहे थे, रहते हो यूपीएससी तब तो सिर्फ दलितों से नफरत, आप सोच रहे उनकी थे नेता को मारने का प्रयास, मायावती जी को हत्या करने का प्रयास, और आज जब सत्ता से बाहर है तो दलित याद आ रहे हैं। नहीं, हक नहीं चलेगा अनुराग भदौरिया, ऐसे नहीं चलेगा। का हक नहीं मानने देंगे, ऐसे चाहे नहीं, कितना अरे भी मारने वाले ही आप जान से मारते हो उनको सीधा। अगर आप दलित पिछड़ों का हक मारेंगे तो आवाज उठेगी, आपको लेटर भर्ती हटानी पड़ी। अरे लेटर देश में 58 साल से चल रही है भाई, के लिए भी हाई कोर्ट से न्याय मिला, उसके लिए आप देने को तैयार नहीं, अभी भी लड़ाई जारी है। इसलिए आप कान खोल के सुन लीजिए, आप रिजर्वेशन का हक दलितों से पिछड़ों से नहीं छीन सकते। हम सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे अंतिम दम तक, जब तक हमको न्याय नहीं दिला देते। आप धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहते हो, राजनीति में धर्म लेके आइए। आप धर्म के नाम पे, हम धर्म आस्था का विषय राजनीतिक विषय नहीं है। ठीक है, प्रोग्राम ने आपको मलूक नागर साहब के पास अब चलती हूँ। मलूक नागर साहब, अखिलेश यादव ने आज लंबा चौड़ा ट्वीट किया है और उसके जरिए देखिए आप लोग एक नारा गढ़ते हैं, उसके बाद वो आक्रामक तरीके से आकर काउंटर करते हैं। वो कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा भारतीय राजनीति के इतिहास में निकृष्टतम नारे के रूप में दर्ज किया जाएगा और ये बीजेपी के लिए, उनके सहयोगियों के लिए आखिरी शाब्दिक कील साबित होगा। क्या कहना है मलूक नागर साहब इस पर आपका? देखिए चित्रा जी, एक तो पूरा प्रॉपर टाइम देना। हाँ, बोलिए। ये बटेंगे, कटेंगे, पीटेंगे, लड़ेंगे, छटेंगे, मेरे हिसाब से इस पे कुछ समझ नहीं आ रहा कि कहाँ हमारे शब्दावली जा रही है। एक चीज तो पक्का है, मुख्यमंत्री का ही बयान है कि अभी एक नारा आया कांग्रेस और उनके हाँ अभी बोलने दो ना प्लीज, अभी बोलने दो। अभी एक नारा आया कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। अगर जुड़ेंगे तो इसका मतलब कभी टूटे, अभी तो जुड़ने की बात हुई है। तो 60 साल कांग्रेस का सरकार रहा, तो क्या एक तरफ पिछले दिनों राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली भारत जोड़ो, अगर जोड़ रहे हैं तो कभी टूटे हैं, अभी जुड़ेंगे तो कभी टूटे हैं। तो क्या 60 साल में कांग्रेस ने तोड़े हैं, ये एडमिट करना चाहते हैं इस बारे में? एक तो ये है। दूसरा, जब आज की तारीख में जो बात नारे निकल कर के आ रहे हैं तो उसमें जिस तरीके से बातें हो रही हैं, मेरे हिसाब से देश के स्तर पे इस तरीके से बातें होने के बजाय दो चीजें होती है, एक पक्ष एक विपक्ष, एक सरकार एक मलूक नागर साहब, आप बात को न जाने कहां लेकर जा रहे हैं। ये बटेंगे तो कटेंगे वाला जो नारा है, ये आप लोगों को फायदा करेगा चुनाव में या नुकसान करेगा? क्योंकि जिन 9 सीटों पर इस वक्त एनडीए के उम्मीदवार उतरे हुए हैं, 8 पर बीजेपी लड़ रही है, 1 सीट पर मलूक नागर साहब आपकी पार्टी लड़ रही है, तो ये फायदा पहुंचाएगा या नुकसान करेगा? सीधा सा सवाल है। चित्रा जी, चित्रा जी, सीधा सा सवाल ये है, तो देश में चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी जैन जी को आगे लेके चल रहे हैं, किसानों को सामने रख करके लेके चल रहे हैं। तो आज की तारीख में हमारी 1 सीट आरएलडी को मिली है, वो तो जीतेंगे ही। हमारे लोकसभा में भी 100% थे और हमारी पार्टी की हर जगह चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा के लोग हैं जो सब जगह मदद करेंगे और 9 के 9 चुनाव सीट जीत करके एनडीए आएगी। ये नारा मदद करेगा चुनाव जीतने में? ये सवाल पूछा था, एक लाइन में जवाब, फिर पंकज शर्मा जी के पास जाना है। ये नारा मदद करेगा? अगर एक लाइन में जवाब, तो जब से पिछड़ों की और दलितों को इतने मंत्री बनाए माननीय प्रधानमंत्री जी, उसकी नकल करके पिछड़ों की बात लेकर के राहुल गांधी जी और उनकी साथी पार्टियां आई हैं। और राहुल गांधी जी कहते हैं, मैं अपनी दादी के समय में, अपने पिताजी के समय में, मनमोहन सिंह जी के समय में प्रधानमंत्री कार्यालय जाता था, वहां पिछड़ों को और दलित को उनका हक नहीं मिला। तो उनकी अगर ये नकल कर रहे हैं तो अब कम से कम आज पिछड़ों की, दलितों की बात तो हो रही है। ठीक है, एक तो ये क्लियर हो गई है। पंकज शर्मा जी सीधे आपके पास आते हुए, ठीक है, मैं लौटूंगी मलूक नागर साहब, बुरा मान जाते हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। पंकज शर्मा जी, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि बटेंगे तो बांटने वाले जश्न मनाएंगे, वो कहते हैं एक रहेंगे नेक रहेंगे, इस तरह की बातें उनकी ओर से की जाती है, तो इसमें क्या गलत है? अब एक लाइन पकड़ लिया है, उसको खींच के बटेंगे तो कटेंगे नकारात्मक नारा है, इसको लेकर विपक्ष किस तरह की सियासत कर रहा है, जो आरोप लग रहे हैं आप लोगों पर? पंकज जी। भारतवर्ष के पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी, जो इस तरह की बातें करते हैं और 10 साल से कर रहे हैं।
ऐसा है, ये बात एकदम सही है कि बटेंगे तो कटेंगे जो नारा है वो पूरी तरह नकारात्मक है, ओछी मानसिकता को जाहिर करता है और दुनिया के इतिहास में 10 सबसे निकृष्ट नारों के तौर पर दर्ज किया जाएगा। ये नारा बताता है कि इसको गढ़ने वाले जो लोग हैं वो समाज में एक फिजूल का भय फैलाकर अपने तुच्छ राजनीतिक मकसद साधना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि इस डर की फसल जब लहलाएगी इस देश में तो उसे वो आराम से काट के अपनी गठरी में बांध के ले जाएंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। देखिए, एक जमाना था, चित्रा जी, सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने जय हिंद का नारा दिया। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। महात्मा गांधी ने नारा दिया कि करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। नेहरू जी ने नारा दिया आराम हराम है। लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया जय जवान जय किसान। बाल गंगाधर तिलक ने क्या नारा दिया था? आज हमारा जन्म से अधिकार है। जयप्रकाश नारायण ने नारा दिया संपूर्ण क्रांति। इंदिरा जी ने कर रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। सात्विक सोच हो तो इस तरह के नारे मन में जन्म नहीं लेते हैं, लेकिन जब विचार तामसिक हों तो वैसा ही मन हो जाता है, वैसे ही वचन हो जाते हैं और वैसे ही कर्म हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपने जय जवान जय किसान की बात कही। प्रधानमंत्री ने संविधान दिवस के मौके पर जय जवान जय किसान के नारे को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने इसका जिक्र किया और कहा कि जय संविधान, इसको लेकर भी वो आगे बढ़े। लेकिन ये बटेंगे तो कटेंगे वाला जो नारा है, क्या वो आप लोगों को, विपक्षी दलों को ज्यादा सूट कर रहा है? इसी वजह से विपक्ष हमलावर हो गया है जो मुख्यमंत्री की ओर से बयान दिया गया। नहीं, नारा तो सूट कर रहा है सत्ता पक्ष को, तभी तो उन्होंने ये नारा ईजाद किया है। अरे इस एक दशक में चित्रा जी, आपने जन संवाद का जैसा पतन देखा, ईमानदारी से बताइए, नकारात्मकता का जैसा अंधड़ इस एक दशक में चित्रा जी आपने देखा, क्या पहले किसी एक दशक में देखा था? ईमानदारी से दिल पर हाथ रख के जवाब दीजिए। जिम्मेदारी के शिखर पदों पे जो लोग बैठे होते हैं, जो संवैधानिक जिम्मेदारियां संभाल रहे होते हैं, उनका काम देशवासियों को राह दिखाने का होता है या उन्हें राह भटकाने का। समाज को सकारात्मक विमर्श से वाबस्ता रखना चाहिए या गोली मारो डैश 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 को, इस तरह का जहर फैलाना चाहिए। लेकिन अब इस दौर का करें क्या? इस दौर में तो हो ये गया है कि बौने हुए विराट हमारे गाँव में, बगुले हैं सम्राट हमारे गांव में। तो ये जो चल रहा है ये इसी तरह चल रहा है। लेकिन मेरा निवेदन ये है कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को इस बात पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए कि वो समाज में किस तरह के विमर्शों को पैदा कर रहे हैं। शिवम त्यागी जी, उनकी बातों पर आप जवाब दीजिए। और इस नारे से डैमेज हो रहा है, उसके कंट्रोल में क्या बीजेपी अब जुट गई है? क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जब ये कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो सिर्फ एक भाषण के दौरान दिया गया एक वाक्य है, ये बीजेपी का नारा नहीं है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि डैमेज हो रहा है, उसको कंट्रोल किया जाए और इसी वजह से एक न रहेंगे नेक रहेंगे पर ज्यादा फोकस कर रही है बीजेपी। शिवम त्यागी जी, चित्रा जी, नारों का सेंस क्या है, उनका अर्थ क्या है, उनका मतलब क्या है, वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहे जा रहे हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण है। आप एक रहेंगे नेक रहेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, आप अगर बटेंगे तो दूसरे जो हैं वो सत्ता की मलाई चाटेंगे। आप हर तरह का नारा सिर्फ एक ही अंत में लेकर जाता है कि हमें इकट्ठा रहना चाहिए। जहां तक बात मुझसे पहले पत्रकार महोदय ने कही, कौन रहना चाहिए? सिर्फ हिंदुओं की बात हो रही है, देश की, तो पूरे हिंद के ईसाई सभी की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के सामने खड़े होकर कहा है कि हिंद का एक एक निवासी जो है एक रहना चाहिए, इकट्ठा रहना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर किसी को ये नारे अब तक के सबसे खतरनाक नारे लगते हैं तो हो सकता है कि वो अपने बच्चों को कहते होंगे कि बटकर रहिए, एक मत रहिए, अलग अलग रहिए। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, जहां तक इस बात को कहा गया कि ये इस देश के प्रधानमंत्री का सबसे खास तौर पे किसी भी नेता का सबसे निचले स्तर के 10 नारों में आता है। इस देश ने देखा है, इस देश के प्रधानमंत्रियों ने क्या क्या नारे दिए हैं। मुझे किसी भी तरह का आरक्षण पसंद नहीं है। जवाहरलाल नेहरू, बहुत शानदार नारा है। आरक्षण से पैदा होने वाले जो लोग होते हैं वो बुद्धू होते हैं, बहुत शानदार नारा है। देश की आधी आबादी को बुद्धू कहकर इस तरह की चीजें करना, चिट्ठियां लिखना, बहुत शानदार नारा है। और अब बटने और कटने पर आता हूं। छोटे छोटे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अभी पिछले दिनों 2010 में उत्तर सूडान और पूर्वी सूडान में लड़ाई हुई। एक स्थिति ऐसी बन गई कि दो धर्मों का टकराव इस तरीके से हुआ कि 2011 में सिविल वॉर होने के बाद देश आपस में बंट गए। उत्तरी सूडान अलग हो गया, दक्षिण सूडान अलग हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कोसोवो की स्थिति भी यही हुई है। वहां पर भी इसी तरीके से जब दो लोगों में आपस में इस तरह की स्थितियां बनी तो कोसोवो का जन्म हुआ और एक नया देश बन गया। इस तरह के इस दुनिया में तमाम एग्जाम्पल्स हैं कि जहां पर भी लोग बटे वहां पर उनकी स्थितियां क्या हुई, ये देश और दुनिया सब जानती है।
लेकिन इस नारे से उन लोगों को परेशानी है जिनकी राजनीतिक पैदाइश ही जाति के आधार पर है, बोलिए, जिनकी अनुराग पार्टियां ही भदौरिया पैदा जी। उस पर हुई है, जिनके नेता अलावा जाति के कुछ पूछते नहीं। ठीक है। जिस आदमी के ऊपर पिछले 2 साल से जाति के अलावा कोई और एक शब्द ना सुना हो, ठीक है। जो खास तौर पर जो है, अगर मैं बात करूं तो पत्रकारों से बदतमीजी करते हो, उनके लास्ट नेम को लेकर कमेंट करते हो, उन पर ताने करते हो, उनको आज इससे बड़ी दिक्कत है कि वो एक रहेंगे तो नेक रहे में इतना बोलिए दुख देख रहे अनुराग हैं। भदौरिया जी। देखिए सवाल है वो कह रहे हैं जाति के आधार पर जिसकी पैदाइश है वो इस तरह के आरोप नहीं लगा सकते। वो भारतीय जनता पार्टी को आप जानते हो क्या बोलेंगे, और उनको बोलने को कुछ बचा ही नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं कि हम जाति की बात इसलिए करते पीढ़ी की कि हमारे जो सामाजिक न्याय है, समाज में सभी को समान अधिकार मिले। जो समाज में पीछे लोग छूट गए उनको आगे लाना है, मुख्य धारा में जोड़ना है। हम जोड़ने की बात कर रहे हैं, ये बांटने और काटने की बात कर रहे हैं, ये फर्क है। भी कह रही है कि आपकी डीएनए में लूट और अराजकता है। वो बीजेपी के वोट जिहादी समाजवादी है, वोट जिहाद कर दो, ये जोड़ने का नारा कैसे हो सकता है बताइए? मैं बोलूं, मैं देखो बीच वोट में नहीं बोला, जिहाद जोड़ने का नारा कैसे हो सकता है? बीच में नहीं बोला ना, देखो अरे आप अब दर्द हो गया ना। देखो वोट जिहाद जो देश को जोड़ने का नारा कैसे हो सकता है, समझाइए ना, हम समझ नहीं जाते। आदमी बीच में तभी बोलता है जब वो परेशान हो जाता है। डिमोशन कर देने अब का परेशान मतलब हो गए, सभी को साथ लेकर अब कैसे दर्द हो होने सकता है? लगा, अब बीच में टोकने अनुराग लगे, जी, जब कोई जवाब नहीं नहीं होता है आपके तब पास। कहानी बताने अब लग आप जाओगे। ये सब करते हैं तो बड़ा आनंद आता है आपको, लेकिन आपके साथ कोई करने लगे तो आप नाराज हो पांडे की मौत नहीं, हुई बताना पुलिस पड़ेगा, कस्टडी इधर में, उधर मत बताइए भागिए। कैसे इधर मोहित उधर मत पांडे की भागिए। मौत हो गई? ये कौन वोट था वो जिहादी व्यक्ति? समाजवादी इस बताइए। तरीके के जो ये अमन नारे गौतम हैं, की ये मौत समाज को पुलिस जोड़ते कस्टडी कैसे में हैं? हो गई। बताइए। कौन है अमन गौतम? बताइए ना, क्या कौन अमन गौतम जोड़ता के है? लिए क्या कैसे बताइए जोड़ता है? कौन है वो? दलितों नहीं को पता प्रमोशन आपको? से पीछे कर क्योंकि देना आप कैसे नहीं जोड़ना होगा? बोलोगे। बताइए जरा। 37 लोग नहीं, आप नहीं, जहरीली जवाब शराब देना पीने पड़ेगा, से ऐसे नहीं मौत बात हो गई, सकते। जवाब देना पड़ेगा। ऐसे क्या नहीं वो बात सकते। 37 लोग मारिया हिंदू आलम नहीं के थे? बयान क्या पर जवाब 37 दीजिए। लोग हिंदू नहीं थे? नहीं हो हिंदू के नाम पे सकता, डर लग नहीं गया, हो सकता। डर लग गया, मैंने हिंदू बोल दिया तो नहीं जवाब है ना, क्योंकि 37 हिंदू के वहां पे जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, 7 लोग यहाँ की रोशनी चले गई। जब बीच में टोकोगे तो जवाब देना पड़ेगा। आप नहीं दे दीजिए पाओगे, जवाब। फिर आप भागने लगोगे। 2 लाख दलितों को नौकरी में डिमोशन क्यों दिया? जवाब दीजिए। मैं सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं ना, दीजिए। अब मैं बोल लूं, अब नहीं, जब ऐसे जवाब बोलोगे देना मैं फिर पड़ेगा। नहीं बोले दूंगा। फिर चित्रा जी आप टोक नहीं, अब ये गलत बात मैंने पूरा बोल ये दिया। आप मैं ही अपनी की बात दवाई बोल रहा हूं है। तो बीच में ये टोकने आप ही लगे। की दवाई है। ठीक है, नहीं ठीक नहीं, है, आप बोलने कहते दीजिए, नहीं नहीं क्या, प्लीज, नहीं नहीं आप क्या? मेरे बोलने प्लीज, दीजिए, प्लीज, मैंने प्लीज। आपको पूरा बोलने का मौका दिया। मैं बोलिए। मान रहा हूं आप 9 की 9 सीट हार रहे हैं, परेशान मानसिक रूप से हैं, आपकी पार्टी परेशान है, बौखला रहे हैं, परेशान होकर चिड़चिड़ा रहे हैं। मत चिड़चिड़ाइए, हार जीत लगी रहती है। हार जाएंगे तो क्या है, हारना ही तो है आपको। हम तो जीते हैं अभी, नहीं देखा नहीं? कहां 33 सीट देखा नहीं? हरियाणा में बेचारे घूमते फिर रहे थे, मांग रहे थे सीटें दे दो, सीटें दे दो, ना सीट मिली ना सरकार बनी, बेचारों की हार गए। अरे उसमें भी हमारी 240 थी, उसमें भी 240 थी। 43 उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं था, याद रखा कीजिए, प्रधानमंत्री बनाना था देश को, देश ने बना दिया। 43 देश ने प्रधानमंत्री बना दिया। 43 आस्ते आस्ते 43 नहीं, उसके बाद हरियाणा में भी परेशान जीत ना गए होइए, भाई। पानी पीजिए। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी जीत गए, जहां आपके नेता को चिरकुट डर नेता लग रहा कहते है, थे। यूपी का नाम लेने में डर लग रहा है। छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, हरियाणा जा रहे हैं, यूपी का नाम लेने में इतना डर लग रहा है। हरियाणा हो, मतलब 33 छत्तीसगढ़ सीटें हो, क्या आ मध्य गई? प्रदेश यूपी का नाम लेने में उत्तर डरने प्रदेश लगे। हो, सब हमारा यूपी है। का नाम लेने में डरने लगे, हमारा है। यूपी का नाम लेने में सब डरने हमारा लगे। है। अच्छा सब कितनी हमारा सीटें है। हैं यूपी में? सब हमारा है। यूपी में कितनी सीटें? अरे हम तो सरकार में यूपी हैं। में कितनी सीटें हैं? सरकार में है। यूपी में कितनी सीटें? सरकार में है। देखो भैया, यूपी का नाम लेने से डरते हैं। प्रभु सरकार में है। इनको माफ करना, प्रभु माफ करना, ये यूपी का नाम हमें लेने तो से माफ डर कर रहे देंगे, हैं। हम तो मंदिर क्योंकि जाकर जो है यूपी में माफी क्या मांग लेते हैं। आप भी हराया चले जाओ है, कभी। ऐसा हराया कभी आप है भी चले यूपी जाओ। वालों ने कि नाम लेने से डरने लग गए। यूपी का अनुराग नाम लो तो जी, कैसे महाराष्ट्र, चलेगा हरियाणा, पंजाब, पता नहीं कहां ये भागने जो लग वोट जाते हो। जिहाद का नाम ये लेते हैं, आप है, इतना परेशान मैंने क्यों आपसे हैं? बोल दिया कि उत्तर प्रदेश के अंदर में और प्रभु राम का आशीर्वाद हम लोग को पूरे देश में मिल रहा है। आपकी हार तय है, इसलिए बौखलाइए मत। ठीक है। आपके पास अब जवाब मेरा नहीं सवाल होता सुन है लीजिए, तो ठीक कम है। से कम इतना सच सुन लीजिए, ठीक है। ये नेगेटिव राजनीति बंद कर दीजिए। हिंदुस्तान कभी भी नकारात्मक लोगों को पसंद नहीं करता है। जो 240 पे समेटा है, ऐसी अगर आदत रही तो 40 पे आ जाओगे। अगर लेकिन ये नकारात्मक- बताइए अनुराग भदौरिया जी और शिवम, आपसे दोनों लोगों से मेरा ये सवाल है। सवाल ये है अनुराग भदौरिया जी, एक तरफ आप भी तो पीडीए इसलिए लेकर आए ना कि जातिवाद के नाम पर अपनी पॉलिटिक्स को आगे आप बढ़ाएं, गलत- और ये हिंदुत्व के नाम पर अपनी पॉलिटिक्स को आगे गलत- बढ़ाते हैं। कोई सबको साथ में लेकर चलने ना, की ना, वाजिब सबको वजह तो साथ। नहीं बताता है आपने ना। क्या, मैंने क्या बोला? हाँ, पीडीए मतलब PDA का पिछड़ा। प्लीज सुन तो सर, लीजिए। अब उसमें जोड़ते नहीं, जाइए तो जोड़ते अलग क्यों बात नहीं है। जोड़ते जाइए? PDA का पिछड़ा- मतलब अरे जब आप सुन लोग तो बता लीजिए। रहे थे तो क्या था? अरे सुन पिछड़ा, तो दलित, लीजिए। अब अल्पसंख्यक। हम ही तो बता रहे, कोई और हाँ। तो नहीं बता रहा है ना। तो सुन लीजिए, कितनी बार बदलोगे पिछड़ा, दलित, अरे अल्पसंख्यक, तो उसमें U-turn आदिवासी, भी तो ले पिछड़े रहे हैं ना, आप देख अगड़े लीजिए। और समाज में सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, जोड़ने की बात कर रहे हैं हाँ, ना, जो समाज में पीछे आगे लाना है। हमने 4 आदिवासी को टिकट दी है, 9 में से 4 महिला
महिलाओं को टिकट दी है। इन्होंने कितने को दी जरा बताइए। ये क्या देंगे, महिलाओं को सम्मान ही नहीं करते। इनके यहाँ तो पहलवान महिलाएं घसीटी जाती मैं है। अगर गलत होंगी तो करेक्ट कीजिएगा। 4 अल्पसंख्यकों को भी टिकट दिया आपने 9 में से। दिया तो क्या दिक्कत है? हाँ, क्या दिक्कत है? रिप्रेजेंटेशन 50% होना चाहिए ना। दिया तो क्या दिक्कत है? देंगे ना। हिंदुस्तानी नहीं है क्या? हिंदुस्तान के हिस्सा नहीं है क्या? अरे मैं तो आपकी तारीफ कर रही हूँ, आप मेरे ऊपर बेवजह नाराज हो रहे हैं। सवाल पूछ लो तो नाराज हो जाते हैं, सवाल पूछ लो तो नाराज हो जाते हैं। दिया डंके की चोट पे दिया है। हम कब कहते नहीं दिया? हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ थोड़ी है कि ठीक है। देखिए यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य जी, ठीक है शिवम मैं आ रही हूँ। केशव प्रसाद मौर्य आपके ऊपर आरोप लगाते हैं, वो कहते हैं ये बार जो पीडीए की बात करते हैं ये छलावा है, और पीडीए का मतलब है परिवारवाद, दंगाई अपराधी, इसी का गठबंधन है इनका। इस पर आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाती हूँ। अनुराग जी, उन्होंने कहा है परिवारवाद, दंगाई अपराधी, यही है पीडीए का फुल फॉर्म समाजवादी पार्टी देखिए का। क्या है ना, वो खिसिया रहे हैं। अब उनको कुछ नहीं दिखाई देता है तो परिवार पे आ जाते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी से बड़ी परिवारवादी पार्टी कोई है क्या इस देश के अंदर में? पूरे परिवार के परिवार भारतीय जनता पार्टी में। अभी भी उन्होंने जो सीटें दी उनके पास तो कैंडिडेट ही नहीं थे, सबको हाथ जोड़ के बुला रहे थे। जब कैंडिडेट नहीं मिले तो एक दिन पहले डिसाइड किया तो हमारे ही रिश्तेदार को जाके हाथ जोड़ के आए, भैया आप चलो हमारे यहाँ टिकट ले लो। भले हम कहीं नहीं, उसने कहा मैं रिश्तेदार हूँ। अरे कोई बात नहीं, आओ भैया, रिश्तेदार तो क्या आप आ जाओ। हम तो रिश्तेदार भी चलाते हैं, परिवार भी चलाते हैं। हमको जीतना है, किसी तरह कैंडिडेट खड़ा करना है। हार जीत का मतलब ही नहीं है मुझे, हारना तो है ही मुझे, लेकिन आप आ जाओ, कम से कम खड़े हो जाओ। तो हमारे रिश्तेदार को ले जाके आप खड़ा करते हो, और फिर उसके बाद वो पीडीए का फॉर्मूला बता रहे हैं। तो अपने आप को ही सुना रहे हैं ना, वो तो वो अपने आप को ही बोल रहे हैं। बताइए, जब परिवारवाद की आप बात करेंगे तो इन्हीं के परिवार में से इनमारी करके करहल से आपने उम्मीदवार उतारा। मैंने कैंडिडेट नहीं मिला, सोचो। चित्रा त्रिपाठी या फिर शिवम त्यागी के घर में अगर पत्रकारिता और राजनीति की बात होती है तो उनके बच्चे आने वाले समय में पत्रकार और नेता ही बनेंगे। संभवतः ये जरूरी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चित्रा त्रिपाठी एबीपी न्यूज की एस एंकर, देश की बड़ी एंकर हैं, और जब वो हटेंगी ये सीट ऐसे फिक्स्ड हो जाएगी, उसको सोने से फ्रेम करवा के रख देंगे कि जब उनका बच्चा बड़ा होगा वही बैठेगा, कोई और बैठ ही नहीं सकता। वो होता है परिवारवाद। अनुराग भदौरिया प्रवक्ता है, लेकिन उनका बेटा जब तक बड़ा होकर अनुराग भदौरिया की एज का नहीं हो जाता, कोई और बैठ ही नहीं सकता। वो होता है परिवारवाद। अच्छा, एक परिवार में 35 लाल बत्तियां देकर मंत्री लेवल के लोग बनाकर पिछले 30 सालों में बाप बेटा से बाहर निकल नहीं सकते और भाषण दे रहे हैं यहाँ पर परिवारवाद। अच्छा, 10 सेकंड, ये है परिवारवाद। ठीक हो गया। अनुराग भदौरिया का बेटा प्रवक्ता बने, ये ठीक है, लेकिन वो ही प्रवक्ता बने परिवारवाद। अच्छा, 10 सेकंड, समझ में आ गया? 10 सेकंड पढ़ोगे तो थोड़ा सा बढ़ोगे भी, मानसिकता सुन लो। अब आगे आने दीजिए। अरे नहीं, जवाब दो, 10 सेकंड का जवाब, 10 सेकंड का नहीं, 10 सेकंड का नहीं बोला, नहीं, आपने बोला अभी। नहीं, अभी रुकिए। अच्छा, जल्दी बोल दो, बोल नहीं पा रहे तो क्या करें, जल्दी। देखिए विषय बहुत साफ। ये जो पीडीए है, इसमें पिछड़ों की आड़ में सबका सब कुछ जो है, खास तौर पर अल्पसंख्यक, जिसमें भी ये आगे मुस्लिम लिखते हैं, उनको दिया जा रहा है। मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं। अगर अखिलेश यादव बिल्कुल नहीं देते, वो 4 लोगों को दे देते हैं। मुझे मौका दे दीजिए। कुछ लोग, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अगर अखिलेश यादव दलितों के, पिछड़ों के हितैषी होते तो सरकार में आते ही, मुख्यमंत्री बनते ही 2 लाख दलितों को उनका प्रमोशन वापस नहीं कर देते। अगर अखिलेश यादव पिछड़ों के हितैषी होते तो जब तेलंगाना में 4% पिछड़ों का आरक्षण मुस्लिमों को दिया जा रहा है तो अखिलेश यादव राहुल गांधी से कहते कि यह गलत हो रहा है। जब कर्नाटक में पीजी की सारी सीटों में 85 की 85 मुस्लिमों की जातियों को पिछड़ों में डाल दिया गया क्योंकि उनको आरक्षण मिल जाए। अगर पिछड़ों का इनका समर्थन होता तो उस पर बात करते। जब एएमयू में और जामिया में मुसलमानों को दे दिया गया सब कुछ और पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिल रहा तो अखिलेश यादव बात उठाते। ये मामला 10 सेकंड सुन लो, ब्रैकेट में मुस्लिम बस उनका की सीमित है। आप देखिए, इनके साथ कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 3 बार से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे जीत रहे हैं आदरणीय मोदी जी, और 3 बार से मुख्यमंत्री हैं। क्यों है मुख्यमंत्री, जरा बताइए। प्रधानमंत्री क्यों? उनके परिवार में किसी बच्चे की गारंटी है क्या वो आएगा क्या? परिवार में नहीं, उनके बाकी के भाइयों की गारंटी है कि वो आएगा क्या? अखिलेश यादव के घर से ही आएगा, खानदान में से कोई ये गारंटी है? यही परिवारवाद है। चिल्लाओ नहीं, सवाल पूछा है खुद प्रधानमंत्री क्यों है? हाँ, क्योंकि काबिलियत है। लेकिन अखिलेश यादव क्यों है? अखिलेश यादव क्यों है? 2 बार चुनाव हार गए, फिर भी वही है। इसके बाद फिर भी हार गए। काबिलियत नहीं है, बनता है, वही काबिलियत नहीं बनता है। अरे पिताजी की कुर्सी है तो बेटा जी की है।
पिताजी की कुर्सी है तो बेटा जी की गारंटी है। मौका नहीं मिल रहा है। पिताजी हमारे की यहाँ कुर्सी है तो काबिलियत है, बेटा जी की समाजवादी पार्टी के गारंटी राष्ट्रीय है। अध्यक्ष में उनके बगैर किसी को कोई नेता मानने को तैयार नहीं है। जनता उनको यही तो चुनती दिक्कत है, है। इसलिए जनता चुनती है तो वो मुख्यमंत्री जनता नहीं चुनती, जनता चुनती है। सरकार उखाड़ के पिता का अपमान करके स्टेज पर अपमान करके अपमानित करके ली कुर्सी, किसने चुना? अपमानित करके ली कुर्सी। किसने चुना? आपको नहीं चुना मुख्यमंत्री, आपको नहीं चुना मुख्यमंत्री भी अखिलेश यादव को नहीं चुना मुख्यमंत्री, अखिलेश यादव को नहीं चुना मुख्यमंत्री रहे हो, अब खिसिया रहे हो। अब हमने तो सही बोल दिया, बताओ बताओ क्या कर रहे हो, ये क्या नाटक है भाई। हमने बोल दिया, आपकी पोल खोल दी कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी क्यों 3 बार से करे पॉपुलर है, इसीलिए अखिलेश यादव, लेकिन आप पॉपुलर नहीं है तभी तो मुख्यमंत्री नहीं बने। मुख्यमंत्री जब से अखिलेश यादव ने कमाल दबा लिए मुख्यमंत्री नहीं बने। देखिए हल्ला मुख्यमंत्री नहीं बने, अब हल्ला जनता सब जानती है। 43 जनता सीटें सब जीत के आए हैं, जानती है। उनमें जनता ताकत है, सब हिम्मत जानती है, पॉपुलर है। जनता ने 43 सीटें दी हैं, आपको 33 दी है, तो इसके मतलब मानते ना उत्तर प्रदेश के अंदर में आज जो आज सबसे बड़े नेता हैं, सबसे बड़ी पॉपुलरिटी है, अपने चेहरे पे जीते हैं। मानते हो नहीं मानते हो? नहीं हाँ करो, नहीं मानते। हाँ कमाल नहीं कर रहे हो, मानते। हाँ कर रहे हो। अरे जीत के आए, जिस दिन से कमान संभाली है एक बार भी मुख्यमंत्री बने हो क्या? चेहरे से जीत के आए, जिस दिन से कमान संभाली है एक बार भी मुख्यमंत्री बने हो क्या? उन्होंने आशीर्वाद दिया, 43 सीटें जीत के आए, आपको 33 सीट पर बाकी लोगों की भी टिप्पणी ले लेती हूँ। ठीक है, आप लोगों की बात हो गई। मुझे लग रहा है मलूक नागर साहब एक बार आपके पास आते हुए, जब बीजेपी परिवारवाद की बात करती है तो देखिए जयंत चौधरी जी किस परिवार से आते हैं। अब सहयोगियों में भी तो इतना परिवारवाद है ना, अध्यक्ष का बेटा अध्यक्ष बनेगा, वही सर्वे सर्वा बनेगा। तो फिर बीजेपी जब दूसरों पर निशाना साधती है तो उंगलियां आपके ऊपर भी उठेंगी नागर साहब। देखिए चित्रा जी, हाँ। अभी भदौरिया साहब हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, वो कह रहे हैं कि बीच में त्यागी जी आ गए और बीच में त्यागी जी बोल गए, तो इसका मतलब आज ये टेंशन में हैं। तो भदौरिया साहब तो हर किसी के बीच में ही बोलते हैं, मेरे भी बीच में बोलने वाले हैं, तो क्या ये एडमिट फैक्ट है? अच्छा ज्ञान क्या ये हमेशा टेंशन में रहते हैं? दूसरी बात, जो हमारे साथी भदौरिया चुप बैठ जाओ। दूसरा, जो अभी हमारे पत्रकार साहब बैठे हैं राजनीतिक विश्लेषण बन के, जो माननीय प्रधानमंत्री में पूरी कमी निकाल रहे हैं। आज पूरे वर्ल्ड में सबसे ताकतवर जो देश हैं अमेरिका और चाइना। चाइना को जो 2020 से जो झगड़ा चल रहा था, वो फौज वापस गई है। और आज अमेरिका के चुनाव में भारत देश की छाप, भारतीयों की छाप और भारत के लोगों से अपील, और भारत के बारे में अगर मैं जीत गया तो व्हाइट हाउस में भारत के लोगों का सम्मान मिलेगा। जो इस तरह की बात पूरे वर्ल्ड के पैमाने पे हो रही है, फिर भी बगैर मतलब के यहाँ राजनीतिक ये तो बात हो गई प्रधानमंत्री की ना, अभी तो विधानसभा का चुनाव है नागर साहब। मतलब के कमी निकाल रहे हैं, मेरे हिसाब ये से तो ठीक बात नहीं है। देखिए, देश के मुद्दे पर जब चुनाव हुआ तो यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने, उन्होंने हैट्रिक लगा दी और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। लेकिन मेरा ये सवाल है, जब परिवारवाद के मुद्दे पर बीजेपी समाजवादी पार्टी को घेरेगी कि अध्यक्ष का बेटा ही अध्यक्ष बनेगा, तो आप लोगों की भी पार्टी तो वही है ना, वो अलग कैसे हो गई? अब मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ, आप मुझे चीन और अमेरिका लेकर जा रहे हैं। कहां ले इसका जाओगे इसका नागर अच्छा, जी? इसका चित्रा जी जवाब दे रहा हूँ। बोलिए 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 सर। हाँ, चित्रा जी जवाब दे रहा हूँ। देखिए, प्लीज बोलिए। देखिए जैसे एक पीढ़ी है, हाँ। जैसे एक पीढ़ी है, माननीय मुलायम सिंह जी थे, हाँ। उनके बाद जो अखिलेश जी हैं, ये परिवारवाद नहीं है, वो तो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। लेकिन एक परिवार में, मान लो गांधी परिवार में 4 MP बन जाए, या किसी दूसरे के परिवार में 6-7 MP बन जाए, तो परिवारवाद वो है। अगली जनरेशन का व्यक्ति अगर काबिल है, अगर माननीय चौधरी चरण सिंह जी माननीय प्रधानमंत्री इस देश के रहे हैं और उनके बेटे काबिल थे, यूएस से वापस आए और उन्होंने बढ़िया देश की सेवा करी, और उनके जाने के बाद अगर चौधरी जयंत जी काबिल हैं और माननीय प्रधानमंत्री की सोच से मिला के कंधे से कंधा चौधरी चरण सिंह जी विचारधारा देश में फैला रहे हैं और वो काबिल है, तो ये परिवारवाद नहीं है। क्या बात है, यही तो हम कह रहे इतनी देर से। आप अपनी हाँ ठीक है, अब जरा पंकज शर्मा जी बहुत देर से, पंकज शर्मा जी उन्होंने परिवारवाद की जो परिभाषा दी है उस पर जरा आपकी भी टिप्पणी, क्योंकि परिवारवाद भी एक बड़ा मुद्दा है जो चुनाव के दरमियान छाया रहता है और बीजेपी लगातार इसको बड़ा करके लोगों के बीच लेकर जाती है। ये बात सही है चित्रा जी, परिवारवाद एक समस्या है और ये एक तरह की जो कुरीति है, इससे निपटना सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के लिए जरूरी है। लेकिन परिवारवाद सिर्फ राजनीति में नहीं है, परिवारवाद कानून की दुनिया में है, परिवारवाद व्यवसाय की दुनिया में है, कॉर्पोरेट की दुनिया में है। तो ये एक समस्या राजनीति में इसलिए दिखाई देती है कि राजनीति से लोग एक अलग तरह की सामाजिकता की अपेक्षा करते हैं। जी। परिवारवाद से निपटना
हर राजनीतिक दल के लिए जरूरी है, कांग्रेस के लिए भी जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी में भी परिवारवाद की कमी नहीं है। एक नरेंद्र भाई मोदी के परिवार को छोड़ दीजिए, एक अमित भाई शाह के परिवार को छोड़ दीजिए, तो भारतीय जनता पार्टी में भी केंद्रीय स्तर पर और प्रदेशों में, प्रदेश में परिवारवाद का बोलबाला है। और फिर एक सबसे बड़ा जो परिवार उनका है संघ कुनबा, संघ कुनबे की मोहर लगे बिना तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता है। तो ये इस तरह का परिवारवाद है, इससे भी निपटना चाहिए। और फिर इस पर भी देखें कि जो कॉर्पोरेट की दुनिया नहीं, ये सार्वजनिक संघ का अगर मोहर बीजेपी के किसी भी नेता पर लगाई जाती है तो फिर वो परिवारवाद कैसे हो गया? और संघ में जितने भी अब तक संघ प्रमुख हुए हैं उनमें से तो कोई परिवार से आया नहीं है, पंकज शर्मा जी। और एक चीज और दर्शकों को मैं बता दूं कि संघ की ओर से बकायदा योगी आदित्यनाथ के बयान को एंडोर्स किया गया था कि हाँ, उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर। पंकज जी देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो ये तायद की है बटेंगे तो कटेंगे नारे की, इसके पीछे जो सियासत है वो आप भी समझती हैं और पूरा देश समझ रहा है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में भीतर ही भीतर जो एक तरह का बवाल मचा हुआ है, जिसमें नरेंद्र भाई मोदी एक तरफ हैं और कुछ लोग चाहते हैं कि 75 वर्ष जब अपनी उम्र के पूरे करें तो उनको प्रधानमंत्री के पद को छोड़ देना चाहिए। और खासकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये मानता है कि वो इस बार स्पष्ट बहुमत उनको नहीं मिला है, सरकार बनाने लायक स्पष्ट बहुमत वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिला पाए हैं। तो इसलिए नरेंद्र भाई मोदी की जगह विकल्प तलाशने की शुरुआत हो गई है। तो योगी जी के नारे को, पंकज शर्मा जी, संघ की ओर से किसने कहा है कि इस बार स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है तो 75 साल पूरा होने के बाद फिर विकल्प तलाशना होगा बीजेपी को? अरे कहने की क्या, मोहन भागवत जी के पिछले 3-4 वर्षों में आए तमाम बयानों को, जिनको मैं सूचीबद्ध करके कई कार्यक्रमों में, कई डिबेट में बता चुका हूं, सुन लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। बार बार वो ये कह रहे हैं कि इस तरह से देश नहीं चलता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस समय भारतीय जनता पार्टी को व्यक्तिपरक राजनीति से अलग हटाकर संगठन परक राजनीति की तरफ ले जाना चाहता है। और 10 साल में जिस तरह की व्यक्तिपरक राजनीति देखी, जिस तरह की आरती मंडली राजनीति चला रही है भारतीय जनता पार्टी की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसके एकदम खिलाफ है। आपने देखा नहीं कि उन्होंने प्रवीण तोगड़िया जी से फिर हाथ मिला लिया है। वो योगी जी को बुला रहे हैं। वो नरेंद्र भाई मोदी को संतुलित करने की जितनी भी आंतरिक शक्तियां भारतीय जनता पार्टी और संघ के भीतर हैं, उनका उपयोग कर रहे हैं। तो योगी जी के नारे की तायद करना, उसको एंडोर्स करना, इसके पीछे की सियासत अलग है। शिवम त्यागी जी, हाँ। एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि आनंद शर्मा जी ने कहा कि जिस तरह की आरती मंडली चल रही है, जिस तरह की चीजें हैं, कोई पंकज शर्मा जी, उनका उस पर नए नामों पर विचार तो होना ही चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का तो साफ है, अब नहीं तो 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल बाद, आज नहीं तो कल कोई ना कोई और प्रधानमंत्री बनेंगे ही, और शर्तिया वो परिवार से नहीं होंगे, ये तय है। लेकिन आप भी कभी इस आरती मंडली से बाहर निकल पाओगे जीवन भर या नहीं? ये जो एक चरण चुंबकत्व का एकदम उस स्तर पर आप पहुंच गए हो कि 52 चुनाव हारने वाले लोगों को भी आप आरती मंडली में प्रथम लाइन में खड़े होकर उनकी आरती ऐसे करते हो कि जैसे उनके बाद ये धरती, ये आसमान, ये सभी खत्म हो जाने वाला है। एक खानदान के चिराग 52 चुनाव हार कर बैठे हुए हैं, लेकिन आप उनसे बाहर नहीं निकल पाए। इसे कहते हैं आरती मंडली करना। जिस प्रधानमंत्री की आप बात कर रहे हैं वो तो पिछले 35 साल में अब तक का अपना सबसे बेस्ट ट्रैक रिकॉर्ड लेकर बैठे हैं। अब इस देश में गैर कांग्रेसी कोई सरकार पूर्ण बहुमत की 2 बार बनी ही नहीं है, उन्होंने तो 75 साल में वो कर दिया। और रही बात एक्सेप्टेंस की, मैं कहता हूं चाहे अमेरिका के प्रेसिडेंट हो, वो भी कहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी दुनिया के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं। ऑस्ट्रेलियन पीएम उनको कहते हैं कि वो दुनिया के बॉस हैं। और इसके अलावा जितनी भी सर्वे एजेंसीज है वो कहते हैं कि 82-83% उनकी एक्सेप्टेंस आज भी है। हिंदुस्तान के दिल्ली के किसी कॉलोनी के किसी घर में 8x8 के कमरे में बैठकर आनंद शर्मा जी कहते हैं नहीं मोदी जी में वो बात नहीं रही है, पंकज शर्मा जी वो बात नहीं रही है। तो मैं एक चीज मानता हूं कि ये देश, ये दुनिया बार बार इस बात को एक्सेप्ट करती भी है, बताती भी है, और अभी तीसरी बार हमें फिर से जो है सरकार बनाने का मौका दिया है। अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कोई बेहतर होता तो उनको सीटें मिलती, लेकिन स्थितियां ये है कि कोई भी एक पार्टी बेचारी तीसरे अंक तक भी नहीं पहुंच पाई। नंबर्स अपने आप सब कुछ बयान। उपचुनाव है, इसमें बार बार प्रधानमंत्री का जिक्र हो रहा है, लेकिन उपचुनाव यकीनन स्थानीय मुद्दों पर ही होते हैं। लेकिन पंकज जी, इन्होंने जो बातें कही हैं, देखिए अभी अभी हरियाणा का चुनाव संपन्न हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी अब तक के सबसे अच्छे प्रदर्शन के साथ उसने वापसी की है।
इसको भी आप कैसे दरकिनार कर सकते हैं पंकज शर्मा जी? अभी भी वो जो भरोसा है, और ये बात भी सच है कि मौजूदा वक्त में नरेंद्र मोदी एक ऐसा नाम है जो जब से मुख्यमंत्री बने, लगातार मुख्यमंत्री बने, कोई चुनाव नहीं हारे, प्रधानमंत्री बने, लगातार प्रधानमंत्री बने, वो कोई चुनाव नहीं हारे, और आज की तारीख में वही प्रधानमंत्री हैं। अब विपक्ष अपनी 240 से कम कुल जो सीटें आई हैं उस पर कितना भी खुश हो ले, लेकिन जो सच्चाई है उससे आप कैसे इनकार कर सकते हैं कि बीजेपी एक पार्टी की जितनी सीटें हैं, विपक्षी दलों की तमाम सीटों को भी मिला लिया जाए तो वहां तक नहीं पहुंचती हैं। पंकज जी देखिए, तथ्य यह है कि नरेंद्र भाई मोदी सरकार बनाने लायक स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिला पाए, एक चीज। दूसरी चीज, हरियाणा की जीत, नरेंद्र भाई मोदी की जीत कहां से हो गई? वो तो वहां चुनाव प्रचार करने तक को नहीं जा रहे थे, लेकिन जब वहां जीत गए तो उसका सारा श्रेय अपने गले में डाल लिया और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर जाकर वाहवाही लूट ली। ऐसा नहीं होता है। अब ये विषम त्यागी जी कुछ भी कहें, लेकिन इनको मालूम होना चाहिए विषम त्यागी जी को कि जब होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपापुल हो भ्रकुटी चढ़ाती है, तो राह समय का रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कब सिंहासन खाली करना पड़ जाए, बाल बाल बच गए हैं इस बार 2024 में। और मैं तो कहता हूं कि जिस तरह से संदेह उठे हैं 79 लोकसभा की 79 सीटों में वोटों की गिनती मेल नहीं खा रही है, तो लोग तो कह रहे हैं कि 161 प्लस 79 इस तरह 240 सीटें हैं। ठीक है, बड़ी मुश्किल से आप वापस लौटेंगे हम उपचुनाव पर। ठीक है पंकज जी, लेकिन आपने महत्वपूर्ण बातें कही हैं, लेकिन फिर वही बात कि जब ज्यादा सीटें आ जाए और दूसरी पार्टियां जीते तो ईवीएम बहुत अच्छा, काउंटिंग बहुत अच्छी, और बीजेपी, मुझे लगता है कि इस तरह के भ्रम से दर्शकों को भी नहीं बांधना चाहिए। लेकिन उसके पहले शिवम जी आप जवाब दे दीजिए। अनुराग भदौरिया बहुत देर से नहीं बोले। नागर साहब आ रही हूँ मैं आपके पास, एक बार जल्दी से इनकी बात। ये इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि अगर आप तेलंगाना जीत जाएं, अगर आप हिमाचल जीत जाएं, अगर आप कर्नाटका जीत जाएं, तो वहां पर आपको इस तरह की चीजें दिखाई नहीं देती। मैं मानता हूं कि इस तरीके के रौंची रोने से ये देश बहुत आगे बढ़ चुका है। और आनंद शर्मा जी जो लगातार 43 सीटें भी मिली, बिल्कुल मिली हैं, और मैं मानता हूं जगह जगह जीते भी हैं। और इन्होंने कहा कि ये एक सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूर्ण बहुमत नहीं दिला पाए। ये दूसरा सत्य है कि इस देश के 35 नेता जो अपने आप को प्रधानमंत्री के बराबर जो है कद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो एडिया ऊंची करके सारे मिला के भी भाजपा के बराबर नहीं आ पाए। यानी कि सारों को एक जगह ऊपर नीचे खड़ा कर दो तो प्रधानमंत्री मोदी जी के कद के बराबर नहीं पहुंच पाए। ये दूसरी सच्चाई है, और ऐसा इस देश में पिछले 42 साल में हुआ ही नहीं है। ये तीसरी सच्चाई है। और इंदिरा गांधी के बाद कोई प्रधानमंत्री और राजीव गांधी के एक बार के बाद कोई ऐसा प्रधानमंत्री है ही नहीं जो उनसे ज्यादा सीटें लेकर आया, 240 में भी। ये भी एक सच्चाई है। सच ये है कि आप जो है इसी इल्यूजन में जीते रहिए, मैगजीन छापते रहिए, राहुल गांधी के बड़े बड़े कटआउट अपनी मैगजीन में पंकज शर्मा, आनंद शर्मा जो भी है वो लगाते रहे और उनकी तारीफ करते रहे। लेकिन सच्चाई वो भी जानते हैं, वो भी सच्चाई जानते हैं कि स्थितियां क्या हैं, उनको भी पता है। लेकिन ठीक है, उनको भी ये सब करना ही होता है। अगर आरती नहीं करेंगे तो फिर चलेगा कैसे मामला? ठीक है, मलूक नागर साहब बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, बोले मलूक नागर साहब। अरे बोलो, हाथ बाहर आ जाएगा। ठीक है, प्लीज आराम से देखिए चित्रा जी, आजादी चित्रा जी, आजादी के बाद जी, आजादी के बाद देश में, आजादी के बाद जो पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने 3 लगातार रिपीट करी, क्योंकि उस समय कोई विपक्ष में पार्टी नहीं थी। और आज की तारीख में विपक्ष सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन इकट्ठा होकर चारों तरफ झूठ सच के भी नारे लगवाए और झूठ फैलाए, अफवाहें फैलाएं, फिर भी तीसरी बार जीते हैं। ये देश में पहली बार ऐसा हुआ है। और देश में केवल और केवल और केवल एक ही व्यक्ति है जो लगातार 4 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद लगातार बैक टू बैक 3 बार प्रधानमंत्री रहा हो। और जो पंकज शर्मा जी की बात है, बड़ी इज्जत, बड़ी बार खत्म कर रहा हूं एक लाइन में, बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं, पर जितना ज्ञान इन्होंने दिया है या जितनी अंदर की बातें इन्होंने बताई है, इनको राजनीतिक विश्लेषक की बजाय बहुत बड़े ज्योतिषी का टैग दिया जाए। और इनकी ज्योतिषी बहुत बड़ी चल सकती है, क्योंकि इन्हें सारी बातें पता है जो देश में किसी को नहीं पता, वो इन्हें पता है। कौन सी ज्योतिष है इनके पास, कहां से लेके पता नहीं चलता है। अच्छा ठीक है, अनुराग भदौरिया जी अब सीधे आपके पास आते हुए उपचुनाव को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। 9 सीटों पर उपचुनाव है, लेकिन यहां पर डिबेट का जो माहौल हो गया, ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रीय स्तर के चुनाव की हम चर्चा कर रहे हैं और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री आप बार बार करा रहे हैं। तो यह बात भी सही है ना अनुराग भदौरिया? देखिए, उनके पास नरेंद्र मोदी हैं, आपके पास तो वैसा करिश्माई कोई नेता राष्ट्रीय फलक पर नहीं है ना। अगर आप बार बार 240 सीटों पर बीजेपी को घेरेंगे, तो ये बताइए दूसरे नंबर की जो पार्टी है बीजेपी के बाद, वो कितने नंबर के साथ खड़ी है अनुराग भदौरिया जी? देखिए, आपने कहा कि दूसरा कोई नेता नहीं है। हाँ। इस देश के अंदर में
अखिलेश यादव जी से बड़ा नेता कौन है जरा बता दीजिए। आज उत्तर प्रदेश में 43 सीटें ला के गठबंधन के साथ वो बैठे हैं, देश की 30 नंबर पार्टी बन चुके हैं। तो उनसे बड़ा नेता, उनसे बड़ा कद्दावर नेता कौन है भाई? राहुल गांधी कहाँ आते हैं? नहीं, अभी अखिलेश नंबर यादव, वन नरेंद्र हम तो अपनी फिर अखिलेश यादव, राहुल गांधी कहाँ नंबर वन अखिलेश यादव जी हैं पॉपुलरिटी में। आप इसको मान के चलिए, अपने हिसाब से कुछ भी गाते रहे कोई। दूसरी बात, ये अभी परिवारवाद कह रहे थे, अभी इनकी जो 9 सीटें आई हैं, 9 सीटों में 4 इन्होंने परिवारवादियों को टिकट दी है। उस पे इस पे नहीं बोलेंगे। जरा आप इनसे परिवारवादी बोलो तो बोल देंगे नहीं, वो परिवारवाद इसको नहीं बोलते, वो उसको बोलते हैं जिसमें अध्यक्ष के बाद अध्यक्ष बने, मुख्यमंत्री के बाद मुख्यमंत्री बने। तो भैया कर्नाटका में भी मुख्यमंत्री इनके थे, अभी उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री थे। तो जब डेफिनेशन अपने हिसाब से देते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी बेसिकली परेशान है। अब उसको कोई मुद्दा नहीं मिला। असली मुद्दा क्या है? महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिला समस्या, इसमें बात नहीं करनी। 2022 में इस मुद्दे को आप लोगों ने गिनाया था, नहीं आया था सत्ता में, तो हम जीते। क्यों वो सब नहीं करता है? ये बात बिल्कुल सच है कि महंगाई, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन ना विपक्ष उस तरीके से उसको लेकर आगे बढ़ता है। जनता को वोट डालते हुए भी हमने नहीं देखा। 24 में हम बढ़े ना, ठीक, 22 में हम थोड़े से कम रह गए, ठीक है, सरकार उनकी बन गई, लेकिन हमारा वोट परसेंटेज कोई कम नहीं आया था उस समय। हम भी 38 पे पहुंच गए थे। आज हम पहुंच गए, सुन लीजिए, आज हम 43 पहुंच गए, 33 पे रह गए ना। अब धीरे धीरे खसक रहे, नहीं खसक रहे, अब 240 पे आ गए, अब खसक जाएंगे धीरे से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि पार्टियां जब भी आती हैं चुनावी मैदान में, तो असल मुद्दों की वो बात क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि जब इस तरह के नारे गढ़े जाएंगे, बटेंगे तो कटेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, तो फिर असल मुद्दे पीछे रह जाते हैं। ये नारों की कौन सी राजनीति है शिवम त्यागी जी? और बटेंगे तो कटेंगे का नारा देखिए, वो बार बार कटेंगे शब्द पर जोर दे रहे हैं, नकारात्मक, वो कह रहे हैं ये नकारात्मक नारा है और ये काम नहीं करेगा। संस्कृति के खिलाफ है, हमारी संस्कृति तो कभी कहते हैं ना कि की बातों को बढ़ावा ही नहीं देती। वो कहते हैं ना कि कद नहीं बड़ा करते एड़ियां उठाने से, किरदार बड़ा होता है हुनर से, हुनर दिखाने से। अगर आप इतनी ही सीटें लाते हैं, कटेंगे हुनर है। आप रुक जाइए, अगर आप इतनी ही सीटें लाते तो सरकार बना लेते। नहीं, क्या सुना रहे? बटेंगे कटेंगे हुनर है। 240 वाले को 42 वाले, नहीं हुनर बता रहे हैं। 42-43 वाले कहते हैं अखिलेश यादव से बड़ा नेता कौन है? अखिलेश यादव बड़ा नेता होते तो प्रधानमंत्री होते ना भाई, हुनर है, बेचारे मुख्यमंत्री नहीं है। कटेंगे हुनर है, पहली बार पता चला है। अरे एक शेर भी सुनाया करो, मैं बराबर चिल्ला सकता हूं, आपके लिए था ही नहीं, आपको आदत है। इतने सीनियर आदमी उनको कह रहे हो, आनंद जी, पंकज जी, क्या जो भी नाम होगा, आपके जब अहम आ जाता है ना, तो अहमियत खत्म हो जाती है। आपके अंदर अहम आ गया है, इसलिए आप सम्मान नहीं कर रहे। हमारी तो सरकार है, आप बेचारे इसलिए पिछले 10 साल से में सरकार का हालत खराब है, इसलिए नाम गलत ले रहे हो। मुख्यमंत्री बन पा रहे हैं, आदमी का नाम गलत ले रहे हो, चुनाव जीत पा रहे हैं, लोकसभा जीत पा रहे हैं। हमें अहम है, सरकार का अहम है, इसलिए विषम त्यागी बोल रहे थे उनको, वो भी तो विषम त्यागी। नहीं, इन्होंने शुरुआत, सारे लोग इन्होंने गलत नाम लेके शुरुआत की, इसलिए जल्दी से आप अपनी बात पूरी करें, उसके बाद आप आइएगा। मैं एक ही चीज कहना और हमारे हिंदुस्तान क्या नकारात्मक नारा है और ये बीजेपी को बिल्कुल नकारात्मक नारा नहीं है। मैं मानता हूं कि बटना अगर किसी को अच्छा काम लगता है तो ये बात वो अपने परिवार में बताएं, अपनी पार्टी में बताएं, अपने लोगों में बताएं। बटना बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल भी अच्छा नारा है। और जहां तक बटने और कटने की बात है, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, भाषा कोई हो, शब्द कोई हो, बिल्कुल सही है, लेकिन एसेंस बिल्कुल क्लियर है कि हमें एकजुट रहना है। आपको एकजुटता पसंद नहीं है तो और जब ये नारा दिया था योगी आदित्यनाथ ने, वो बांग्लादेश का जिक्र कर रहे थे कि बांग्लादेश में क्या हुआ हिंदुओं के साथ। सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बांग्लादेश में क्या किया? क्या बांग्लादेश में क्या किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने? बताया ना क्या किया आपने? सिर्फ आप हिंदुस्तान में चिल्लाते हो, हिंदुस्तान में आपस में डिवाइड रूल करना चाहते हो, जहां आपको मदद करनी वहां तो आप मदद करने के लिए नहीं खड़े होते। आपने क्या किया बांग्लादेश में? बताइए, आपने बांग्लादेश में कुछ किया नहीं, और यहाँ हम लोगों के बीच में आके आप नफरत की आग लगाना चाहते हो। इसका क्या मतलब है? हम हिंदुस्तान तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगले पीछे सब मिलकर रहते हैं, गुलदस्ता है हमारा। वो गुलदस्ते के फूल तुम निकाल के बिखेर देना चाहते हो, हमारी संस्कृति संस्कार खत्म कर देना चाहते हो। हिंदुस्तान की मन भव्यता और हिंदुस्तान को जाना इसलिए जाता है कि अनेकता में एकता है। जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अब मायावती का ये नारा आया है, देखिए मायावती ने भी एक नया नारा दे दिया है। बहन मायावती पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की, उनकी ओर से नया नारा दिया गया है, जो इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज में आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर। उनकी ओर से नारा दिया गया है, ये कहते हुए बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ये जो नारा है, ये कितनी मुश्किलें मलूक नागर साहब आप लोगों के लिए चुनौती साबित होगा? आपकी पुरानी पार्टी का ये नारा है, नया नारा। ज्ञान सुनिए। ज्ञान दीजिए। देखिए, एक तो अभी जो बात हुई है कि जो ये कह रहे हैं कि एक तो भदौरिया साहब आराम से प्लीज जरा बैठो, नहीं तो मैं फिर बीच में बोलने नहीं दूंगा, ध्यान से सुन लेना। मैं क्या कह रहा हूं, अभी जो बात हो रही थी कि दूसरे नंबर का नेता कौन है, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस,
दूसरी बड़ी पार्टी समाजवादी। अब ये बिहार में लड़े, बंगाल में लड़े, दिल्ली में लड़े, पंजाब में लड़े, हरियाणा में लड़े, और देश के दो बड़ी पार्टी सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की, कांग्रेस और समाजवादी, आपस में दोनों लड़ रहे हैं। कांग्रेस वालों से पूछ लो कि राहुल गांधी जी बड़े या अखिलेश जी बड़े। समाजवादी वालों ने बिल्कुल क्लियर कट ऐलान कर दिया कि राहुल गांधी जी से अखिलेश जी बड़े हैं। और चित्राई, जब आपने इंटरवेंशन करा तो आपके लिए भी जो शब्द बोले, और कांग्रेस वालों ने इनको महाराष्ट्र में सीट नहीं दी। ठीक है, चलिए वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ एबीपी न्यूज के महादंगल में इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये जो नारों के जरिए एक नई तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश में परवान ले रही है, उपचुनावों में किस पार्टी पर इसका ज्यादा पड़ेगा असर, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ नए नए नारे इस वक्त गढ़े जा रहे हैं, जिसको लेकर नेता बढ़े जा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।